नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा कौन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी में मंथन जारी है। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से खटीमा लौटे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के कई विधायक अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। 21 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और खास बात यह है कि विधानमंडल की बैठक से पहले विधायकों का शपथ ग्रहण हो सकता है। दिल्ली से खटीमा पहुंच चुके हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के कई विधायक अब भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इससे पहले आपको याद होगा अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी की अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। उससे पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी और अमित शाह से मुलाकात के बाद लगभग ये मानकर चला जा रहा था कि अब शायद कंफर्मेशन होगा कि कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल ये पूरा का पूरा पेच जो फंसा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर, वो तब फंस गया जब खटीमा से अपनी ही विधानसभा सीट को नहीं बचा पाए पुष्कर सिंह धामी। लेकिन जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी अब भी नंबर 1 पर बने हुए हैं इस रेस में और कई शीर्ष नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी बने रहे मुख्यमंत्री। देखिए, इसकी 2-3 खास वजह है। पहला ये, भले ही कि वो अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हो, लेकिन उत्तराखंड में ट्रेंड को तोड़ते हुए जो अब तक होता रहा, बीजेपी को जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। दूसरी बात ये कि उनका जो चेहरा है वो युवा चेहरा है और एक नई ऊर्जा पार्टी को प्रदान करता है उत्तराखंड के अंदर। तीसरी बात ये कि उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो अहम जो आम तौर पर किसी मुख्यमंत्री के अंदर रहता है तो वो वहां पर सिचुएशन को थोड़ी डामाडोल करता है। ऐसे में वो फ्लेक्सिबल हैं, जहां पर लगता है कि बातचीत उनसे जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके सामने अगर बात बैठकर की जा सकती है और बात संभल सकती है तो वो उस कोशिश में कभी पीछे नहीं रहते। उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद की आपको कुछ तस्वीरें याद होंगी। तमाम जो नेता जो लगातार खुद को मुख्यमंत्री की रेस में आगे मान रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उनकी नाराजगियां थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर पहुंचकर भी उन लोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित किया और आखिरकार उत्तराखंड में सोचिए कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं बल्कि अच्छे खासे आंकड़े के साथ में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी है। और ऐसे में अब बस पेच फंस गया मुख्यमंत्री पद पर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके खटीमा से विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद। अगर वो जीते होते तो बिल्कुल तय था कि खटीमा से वो जीते होते तो पुष्कर सिंह धामी ही निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होते, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को पहले डिक्लेयर किया था और उनका चेहरा दिखाकर बकायदा चुनाव लड़ा था। लेकिन खटीमा से वो चुनाव हार गए और ये जो पशुपेश की स्थिति है वो वहां पर बन गई। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर इसीलिए चल रहा है। खैर, पुष्कर सिंह धामी तमाम बैठकों को निपटाकर पहुंच चुके हैं खटीमा। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद होली मनाने के लिए अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंच गए हैं। यहां धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद धामी सीधे नगरा तिराई स्थित अपने आवास पर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में अपनी हार पर कहा कि जनता का फैसला सलाखों पर है, क्षेत्र का विकास लेकिन रुकेगा नहीं। चुनाव में मिली हार के बाद धामी को अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा का ये पहला उनका दौरा है। देखिए, खटीमा में वो पहुंचे, हार उनको यहां से मिली, यहां की जनता ने जीत उनको नहीं दिलाई। और ऐसे में अब पुष्कर सिंह धामी जब यहां पहुंचे हैं तो कह रहे हैं कि विकास नहीं रुकेगा इस इलाके का। पीएम मोदी की वजह से उत्तराखंड में दोबारा सत्ता मिली है, उन्होंने इस बात को यहां पर कहा। और जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात की और यहाँ से उनसे मिलते हुए अपने आवास पर वो पहुंचे। होली मनाने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। पीछे को खड़े हो जाओ लाइन से, तो अब तो लाइन से खड़े हो जाओ यार, लाइन क्यों तोड़ रहे हो? उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जहां सत्ता में वापसी कर रही है, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी और उनके करीबी मंत्री 2 विधायक भी चुनाव हार गए। इसमें लक्सर से विधायक संजय गुप्ता और किच्छा विधायक राजेश शुक्ला का नाम भी शामिल है। माना यह जा रहा है कि कामकाज के आधार पर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता सौंप सकती है, लेकिन इनके करीबियों और चुनाव हार चुके विधायक प्रत्याशियों का आखिर भविष्य क्या होगा? लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। चुनाव बड़े बड़े नेता कई बार हार जाते हैं,
ये वहाँ की परिस्थितियों पर और वहाँ के कई बार उस पर भी निर्भर करता है। हमारे लिए सुकून की बात यह है कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर 2/3 ज़्यादा बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारी उत्तराखंड में बनने वाली है। जो भी नेता हैं उनके सबका उपयोग होगा। निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा में जो लोग लगे हैं उनका किसी न किसी रूप में पार्टी उपयोग तो करती है ही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो हारे ही, साथ ही उनकी किचन कैबिनेट कही जाने वाली उनकी करीबी टीम भी हार गई है। इसमें प्रमुख नाम और उनके सबसे खासम खास मंत्री तीसरानंद, विधायक संजय गुप्ता व किच्छा से विधायक व प्रत्याशी राजेश शुक्ला का नाम है। अब सवाल ये चर्चाओं में है कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट पार्टी उनके कामकाज के आधार पर कर रही है तो इनके साथी संघियों का क्या होगा? क्या इनको पार्टी स्तर पर कोई मौका मिलेगा या सलाहकार राज्य मंत्री के रूप में इनकी तैनाती हो सकती है? कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में सरकार गठन से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। फिलहाल विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधानसभा में विधायकों की शपथ की तैयारी है। पहले शपथ और फिर विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। जानकारी सूत्रों के हवाले से। दिल्ली गए उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं का होली के त्योहार से ठीक पहले उत्तराखंड लौटना शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर तमाम चर्चाएं दिल्ली में हो चुकी हैं। हालांकि कोई भी नेता अभी पत्ते नहीं खोल रहा। बीजेपी के नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल ने न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है। सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। उत्तराखंड में सरकार गठन से पहले तमाम बैठकों का दौर चला और बड़े नेता उत्तराखंड भाजपा के जो दिल्ली गए थे वो लौटने लगे। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी हैं, इनसे पूछते हैं प्रचंड बहुमत की सरकार में अब किस बात का इंतजार है? सर, आप लोग दिल्ली से आ गए, क्या क्या सर चर्चाएं हुई, क्या विशेष है? जैसे चर्चाओं का रिजल्ट परिणाम आएगा आपको मालूम हो जाएगा। चर्चाओं का परिणाम आने दीजिए, आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है, लेकिन जो भी हम हाईकमान का निर्णय होगा सबको मान्य होगा। सर, बताया जा रहा है इस बार विधानमंडल दल की बैठक बाद में और विधानसभा सत्र पहले में, यानी शपथ पहले हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वैधानिक जो अनिवार्यता है कि कब तक इस विधानसभा का गठन होना है, वो अनिवार्यता पार्टी के से ऊपर है। तो संवैधानिक अनिवार्यताओं को निभाना पड़ेगा। अगर संवैधानिक अनिवार्यता ये है कि फलानी तारीख तक का विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए तो निश्चित रूप से पहले शपथ ग्रहण होगा। बताया जा रहा है इस बार सुबोध उनियाल जी को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। देखिए, जो भी जिम्मेदारी देनी है वो जिम्मेदारियां हाईकमान को तय करनी है, जो और हाईकमान का निर्णय सब सर्वमान्य होता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, 19 तारीख को जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम शेड्यूल्ड है या उसमें कुछ अभी भी विलंब है? नहीं, देखिए, ऑब्जर्वर्स को अभी कोई सूचना लिखित में नहीं आई है, लेकिन जो संभावना है कि 19 तारीख को ऑब्जर्वर्स से आएंगे। तो ये तो सुबोध उनियाल जी जिन्होंने साफ कहा है कि जो भी निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा और सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के आदेशों का पालन होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अपने विरोधियों और बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर लिखा कि कुछ ताकतें मुझे मुस्लिम परस्त सिद्ध करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस मामले को उछालकर बीजेपी की शीर्ष नेताओं ने भी मुस्लिम अस्त्र का उपयोग कर कांग्रेस की राजनीति को ध्वस्त किया है। इस मामले में उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जो प्रयास किया उसमें कामयाबी हासिल की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में हरदा का फिर से दर्द छलका है। बीजेपी और विरोधियों पर पूर्व सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि मैं राजनीति में जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मैं मानवता परस्त हूं। मैं किसी जाति धर्म परस्त नहीं हूं और मेरा धर्म जिस पर मुझे अटूट विश्वास है वो भी वसुदैव कुटुंबकम कहता है। और अब वही ताकतें मेरी बेटी की राजनीति पर भी ग्रहण लगाने में जुटी हुई हैं, झूठ का सहारा ले रही हैं। मेरी बेटी ने भी एक FIR दर्ज की है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि किस तरीके से एक झूठा बयान गढ़कर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं केवल मुसलमानों के वोट से जीती हूं। वो सर्व समाज के आशीर्वाद से जीती हुई बेटी है और हरिद्वार ग्रामीण के सर्व समाज ने उसे अपनी बेटी मानकर विधायक का दायित्व सौंपा है और वो उसको बड़ी निष्ठा से निभाएगी उस जिम्मेदारी को। संदीप नेगी है मेरे साथ। संदीप, हरदा आमतौर पर अपने दर्द को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बयां करते हैं और अब अपनी बेटी की राजनीति को बचाने के लिए जो बात वो कह रहे हैं, इसमें क्या कुछ और कितनी और किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार
है वो दर्ज किया है, सिर्फ तौर पर जिस तरह आरोप लगे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं जो राजनीति है हरीश रावत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अब आगे आने बेटी पर जाहिर है जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर उसको बुला गया था और पूरी घेराबंदी बीजेपी ने जरूर वहां पर की थी। उस मामले को लेकर हरीश रावत और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने मुकदमा दर्ज करवाया है स्वामी के तौर पर, और सिर्फ तौर पर उन्होंने विरोधियों पर अपना सिर्फ तौर पर बयान जारी किया है कि ये मुस्लिम परस्त कहकर कुल मिलाकर बीजेपी कहना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हरीश रावत और उनकी बेटी पर इस तरह के आरोप बेवजह नहीं लगने चाहिए। और सीधे तौर पर उसकी राजनीति को ध्वस्त करने की जो बात है उसी तौर पर बीजेपी ने इस बयान के माध्यम से बात की है। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए संदीप। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस को ध्वस्त किया, हरदा ने अपना दर्द बयां करते हुए ये बातें कही तमाम। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों में चुनाव के बाद ही स्थिति का आकलन करने और प्रदेश में संगठनात्मक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण नेताओं का सुझाव देने के लिए 5 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। लिहाजा कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद स्थितियों का आकलन करने और प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव के लिए कुछ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में जहां उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के लिए मंथन की जिम्मेदारी तो वहीं अविनाश पांडे को सौंपी गई है, वहीं यूपी के लिए जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। उधर गोवा में रजनी पाटिल और मणिपुर में जयराम रमेश और पंजाब के लिए अजय माकन को जिम्मेदारी गई है, जो अब यह आकलन करेंगे कि आखिरकार किन कारणों से कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से हार मिली है इन 5 राज्यों में। और सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े, मेरे विशेष संवाददाता देहरादून से। सुदीप, जो आकलन होगा वो इन बातों को लेकर होगा कि हार की वजह क्या है, अभी तक इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? और प्रदेश अध्यक्ष का पहले इस्तीफा ले लिया गया और अब बाकी आकलन की तैयारियां। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर इस्तीफा अपना दे चुके हैं और अन्य कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। दरअसल समस्या कांग्रेस के सामने ये है कि अगले साल उसे लोकल बॉडीज यानी नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव में आना है और 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में मिथक तोड़ा है, सरकार रिपीट की और 2/3 से अधिक वो बहुमत ले गई, इससे कांग्रेस बहुत परेशान है। कांग्रेस ने नवंबर दिसंबर में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में अपने कैंपेन को लीड दी, कांग्रेस को क्या, कई बड़े रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन परिणाम ठीक उलट आए। अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस को बहुत लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले तो पार्टी की खींचतान दूर करनी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी है और फिर खुद को मजबूत करना है और जनता के बीच दोबारा जाना है, वोट मांगने, अपने पक्ष में माहौल बनाने, अपनी बात करने, महंगाई, बेरोजगारी जिनका वो विषय उठाती रही है, उन सारी चीजों को जनता के समक्ष लाना है और उसको उन विषयों पर कन्विंस भी करना है। तो निश्चित तौर पर अब प्रभारी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हरीश रावत जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, हालांकि चुनाव हार गए, उनके ऊपर कांग्रेस के ही कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत के जो पैसे लेकर टिकट देने के आरोप हैं बहुत गंभीर हैं और इससे पार्टी असहज भी है। और जब बैठकों का दौर शुरू होगा तो इन सारे विषयों को लाया जाएगा और सबसे पहले फोकस इस बात पर होगा कि कम से कम कोई भी नाराजगी या कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम पे की जाए, ना कि मीडिया में बयानबाजी की जाए। जी, इसका मतलब साफ है कि अब हर तरीके से आकलन के साथ साथ इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। संगठन के अंदर ये जो आकलन की तैयारी की जा रही है, आकलन के लिए लोगों की जो जिम्मेदारी लगा दी गई है, संगठन में इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? क्योंकि संगठन के लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, बड़े नेताओं का आपस में भिड़ना, कांग्रेस की अपनी अंतर कलह, ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए, कांग्रेस की समस्या सभी को पता है पर निदान किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया में भी चर्चाएं चल रही हैं कि यदि हार पर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं तो आला कमान स्तर पे अपने कोई इस्तीफा क्यों नहीं देता, वो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को क्यों नहीं सौंपते। कांग्रेस में दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि यहाँ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ नेता है और हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे से बड़ा नेता समझता है। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस के पक्ष में जो हवा थी पर अंडर करंट भाजपा का चला। भाजपा ने अपने हाथ से जाता जाता चुनाव उत्तराखंड का, जैसा कि दिखता था, अपने पक्ष में किया और इतना किया कि 2/3 बहुमत लिया। पौड़ी जिले में कांग्रेस 0 हो गई, एक भी विधायक पौड़ी में नहीं है कांग्रेस का। तो निश्चित तौर पे ये वो स्थितियां हैं जो बताती हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के सामने
जो समस्याएं आगामी चुनाव को लेकर आएंगी, इसमें कांग्रेस को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले अपना घर ठीक करना है, परिवार ठीक करना है, फिर जनता के बीच में जाना है, क्योंकि संगठन के जो आरोप लगते हैं, मीडिया में आते हैं, लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लिहाजा कांग्रेस को पहले अपने परिवार को दुरुस्त करने की जरूरत है। लिहाजा इन बड़े पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों में लगाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जिम्मेदारियां तो लगाई जा रही, लेकिन जिम्मेदारी लगाने का क्या, जरूरत बदलाव की है। क्या वो बदलाव करने को कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस में इस्तीफों के दौर के बाद अब संगठन के पुनर्गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। गढ़वाल मंडल प्रभारी गरिमा दसौनी का कहना है कि हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया है और अब नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी रखा जाएगा, लेकिन युवाओं पर इस बार ज्यादा भरोसा किया जाएगा। नई टीम में इस बार ज्यादातर युवा चेहरे शामिल होंगे। 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उसके मद्देनज़र हमारे हाईकमान ने 5 राज्यों के अध्यक्ष से उनके इस्तीफे मांगे थे। इस कड़ी में माननीय गणेश गोंदियाल जी भी अपना इस्तीफा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को सौंप चुके हैं। ऐसे में संगठनात्मक रूप से नई ढंग से पुनर्गठन के लिए ये कवायद शुरू हुई है। बहुत जल्द आपको नेता प्रतिपक्ष और नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कोई विराजमान दिखेगा और कहीं ना कहीं पार्टी समीकरणों में भी तालमेल बिठाएगी। कुमाऊं गढ़वाल का समीकरण है और निश्चित तौर पर एक ऐसे अध्यक्ष की अब ज़रूरत है जो सबको एकजुट रख सके, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सके और जिले और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 जिलों में बारिश के आसार है। होली के त्योहार पर मौसम विभाग का यह अनुमान है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना। 19 मार्च को पहाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है। होली के त्योहार पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि बारिश हो सकती है कई इलाकों में। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है 19 तारीख को। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। इस छापेमारी के दौरान पकड़ा गया 2 क्विंटल नकली मावा। टीम ने आईटी पार्क के पास मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। मिठाइयों की दुकानों पर सप्लाई के लिए नकली मावा लाया गया था, जिसकी छापेमारी के दौरान में इसको जांच के लिए भेजा गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। टीम ने आईटी पार्क के पास मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। मिठाइयों की दुकानों पर सप्लाई के लिए ये नकली मावा लाया गया था। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान में नकली मावा बरामद हुआ है और इसको नष्ट किया गया है और बाकी के कुछ सैंपल्स भी भेजे गए हैं जांच के लिए। फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस साल आज होलिका दहन किया जाएगा। रंग, खुशियों और उल्लास के साथ साथ होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। होलिका दहन करने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इस बार होली के त्योहार पर तीनों ग्रहों के युक्ति बनने से सिद्धि योग, वृद्धि योग और अमृत योग बन रहा है, जो अलग अलग राशियों के अनुसार उनके जीवन पर लाभकारी सिद्ध होंगे। होली को लेकर ज्योतिषाचार्य पंकज कलखुड़िया कुछ उपाय बता रहे हैं जो बेहद प्रभावी हैं। कि आज पूर्णिमा जो तिथि है, इसका प्रारंभ दोपहर 1:29 से कल यानी कि 18 मार्च की दोपहर 12:52 तक रहेगा तथा भद्रा का जो मुहूर्त आज रहेगा वह दोपहर 1:29 से रात्रि 12:58 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कभी भी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, तो होलिका दहन आज रात्रि 12:58 से पूर्व कतई ना करें, यह मेरी आप सभी को सलाह है। और साथ ही में इस होलिका दहन के साथ साथ आप कुछ विशेष उपाय अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए जो कर सकते हैं। सबसे पहले जब होलिका दहन हो जाता है तो जो उसकी भस्म होती है, उस भस्म को आप माथे में तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपके जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वह लौट आती है। साथ ही में इस भस्म को ले जाकर आप अपने घर पर छिड़काव भी कर सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं इससे दूर हो जाती है। सरसों की उबटन को आज रात अपने शरीर पर मलने के बाद उसे रात्रि में होलिका दहन के समय पर को उसमें अगर आप छोड़ दें, तो जिन लोगों के ऊपर भी कहते हैं
कि एक नजर दोष यानी कि प्रेत बाधा योग होता है, उसका भी आज परिहार हो जाता है। साथ ही मैं एक और उपाय देना चाहूंगा कि आप इस भस्म को लेकर के सोमवार की सुबह जल में मिलाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करेंगे तो आपके घर की जो है दरिद्रता वह समाप्त हो जाती है। एक अंतिम उपाय और देना चाहूंगा, इस भस्म की ताबीज लेकर आप अगर छोटे बच्चों के गले में आप अगर इसे पहनाते हैं तो उन बच्चों को कभी भी नजर। राजधानी में होली के पर्व पर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजारों में सभी दुकानों पर बच्चे रंग, पिचकारी और गुलाल खरीदते दिखाई नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में होली का उत्साह कम है और बिक्री भी काफी कम है, जबकि होली के लिए खरीदारी करने पहुंचे बच्चे काफी उत्साहित हैं, खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम जमकर रंग गुलाल उड़ाएंगे और प्रोटोकॉल का भी पालन करेंगे। काम नहीं है, जो पिछले 2 साल से जो कोरोना का वो काल चलता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मार्केट में, और अभी इतना काम है नहीं इस बार। होली मेरे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छी, वैसे वाटर गन्स के साथ खेलते हो, कलर थ्रो करते हो एवरीवेयर। होली जो है हमारा खुशियों का त्यौहार है और हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे से मिलके खेलते हैं, पर इस बार की होली सतर्कता के साथ खेलेंगे ताकि सभी को ये भी मैसेज आए कि होली जो है खेलनी है लेकिन सावधानी के साथ। में इस बार कुछ ज़्यादा काम नहीं है, जो पिछले 2 साल से जो कोरोना का वो काल चलता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मार्केट में, और अभी इतना काम है नहीं इस बार। होली मेरे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छी, वैसे वाटर गन्स के साथ खेलते हो, कलर थ्रो करते हो एवरीवेयर। होली जो है हमारा खुशियों का त्यौहार है और हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे से मिलके खेलते हैं, पर इस बार की होली सतर्कता के साथ खेलेंगे ताकि सभी को ये भी मैसेज आए कि होली जो है खेलनी है लेकिन सावधानी के साथ। में इस बार कुछ ज़्यादा काम नहीं है, जो पिछले 2 साल से जो कोरोना का वो काल। लालकुआं में होली की रौनक देखने को मिल रही है, जहां स्कूल के बच्चे और कॉलेजेस के छात्र रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हल्दूचौड़ बिदुखता में लोग धार्मिक परंपरा के महत्व को ध्यान में रखते हुए होली की परंपरा निभा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देते हुए त्योहार मना रहे हैं। जो हमारी संस्कृति से हमारी पहाड़ी परंपरा जो हम अपन पहाड़ में छोड़ वे आए रहा, तो यहाँ हम जो हमारी युवा पीढ़ी से उनको ये संदेश ये होली तरफ है कि अपन होने वाले समय में तुम ये को आगे के बढ़ाओ। ताना ताना ओ घटकुला बाना ओ के न हुनी मना कसी ओ के न हुनी ज्वाना ओ आज कुछ मैत जा भोल कुछ मैत जा हिट अगिल अगिल बे तू पचिल पचिल बे मैं ले आ तू न जाली मैं ता कसी काटूं लो रंगीलो चेता। सबसे पहले तो मैं सभी आवाम को इस होली की पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोगों का जो ये होली का कार्यक्रम चलता है, हम इंदिरा नगर सेकंड बिंदुखत्ता से हैं, माँ हाट काली के मंदिर से हम लोग इस निशान को बात कर वहाँ से इस चीर को बात कर हम लोग समस्त अपने इंदिरा नगर सेकंड क्षेत्र में घूमते हैं। हर घर में ये निशान जाता है और सर्वप्रथम इस निशान की पूजा घर के स्वामी के द्वारा की जाती है। एकजुटा आप देख ही रहे हैं, ऐसे मनानी चाहिए होली की हंसी खुशी से। कोई दुखी भी है तो उसको भी खुश करने का काम हम करते हैं। मेरा नाम है पुष्कर, मैं उनको करता हूँ खुशकर राजू। और कहीं पर भी हम लोगों से या किसी से भी गलती होती है, उस गलती को हम ऐसे। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।